तो दोस्तों आज हो गई है 20 नवंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सुदर्शन टीवी का शो एक समुदाय को करता है टारगेट। कहा बिना बदलाव के नहीं हो सकता है इसका प्रसारण। आप लोगों को दोस्तों बताते चले सुदर्शन टीवी के एक शो को लेकर के विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुदर्शन चैनल के शो बिंदास बोल के बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करता है और इसका तरीका भी अच्छा नहीं है। यह सांप्रदायिक भावना को फैलाने वाला है। केंद्र ने यह भी कहा है कि आगे से बिना परिवर्तन के इस शो का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार के सुर बदल चुके हैं, क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार ने ही इस शो को जारी रखने की अनुमति दी थी। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो देख सकते हैं कि मोदी सरकार के सुर सुप्रीम कोर्ट में बदल चुके हैं और यहां पर नफरत फैलाने वाले सुरेश चौहान की को लगा है बड़ा ही तगड़ा झटका। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोई तो कहे लोकतंत्र ईवीएम से हार गया, बोले हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ट्विटर पर बेहद ही एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों पर भी उनके ट्वीट्स लगातार आते रहे हैं। अब उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि कोई तो कहे लोकतंत्र ईवीएम से हार गया है। तो वहीं उनके इस ट्वीट पर कई तरह की यहां पर प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं और लोग जबरदस्त तरीके से हमला बोल रहे हैं ईवीएम और चुनाव आयोग पर। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चले एक ट्विटर यूजर ने यहां पर कहा है कि बीजेपी कहती है कि 3 तलाक 21 देशों में बैन है, मगर बीजेपी ये नहीं कहती है कि विकसित देशों के चुनाव में ईवीएम बैन है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि मजाक सा बना दिया है इस गंभीर मुद्दे का, इसलिए बड़े बड़े नेता बोलने से कतरा रहे हैं। हमने रैलियों की भीड़ देखी है, हाँ हम डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि ईवीएम चोरी हो रही है पिछले कई चुनाव से और दिल्ली जैसे राज्य ईवीएम का पाप धोने के काम आते हैं। तो वहीं यहां पर एक ट्विटर यूजर ने कहा है कि लोकतंत्र ईवीएम से हार गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए इसमें भाजपा और गोदी मीडिया के पत्रकारों को काफी तकलीफ है। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप लोग भी ईवीएम के जरिए वोटिंग का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन पुलिस ने दौड़ा करके जबरदस्त पीटा। आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पुलिस का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ है। एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड ब्लॉक किया तो पुलिस ने ताबड़तोड़ उन पर लाठियां चलाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं विधानसभा के, लेकिन यहां पर अगर कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता की किसी भी कारण मृत्यु हो जाए या कह लीजिए किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो यहां पर अमित शाह कहते हैं कि उसको टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा है। इसी को लेकर के लगातार टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी और अमित शाह आमने सामने रहते हैं, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरी और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की जबरदस्त तरीके से कुटाई कर दी है पुलिस ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। नीतीश सरकार में भी तेजस्वी दिखे तेज रफ्तार, भ्रष्ट मंत्री मेवालाल चौधरी को घेरा तो देना पड़ा इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार की नीतीश कुमार की नई बनी सरकार में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोप झेल चुके नेता मेवालाल चौधरी को अपना शिक्षा मंत्री चुना था, लेकिन उन्हें मेवालाल ने पद की शपथ लेने के 3 दिनों के भीतर ही अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें
राष्ट्रीय जनता दल पिछले 2 दिनों से लगातार मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर और उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में मेवालाल की कथित संलिप्तता को लेकर जांच की मांग कर रही थी। तो वहीं मेवालाल चौधरी के इस्तीफा देने के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने मेवालाल के इस्तीफे को नाटक करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैंने पहले ही कहा था ना, आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू के बावजूद पदभार ग्रहण करवाया, घंटे बाद इस्तीफे का नाटक रचाया। असली गुनहगार आप हैं। आपने मंत्री उनको क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही आगे लिखा है, मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहे। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली है। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने तमाम बातें कही हैं और यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो ऐसे ही लगातार नीतीश कुमार को घेरते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कोरोना मृत्यु दर में सबसे आगे, जीडीपी दर में सबसे पीछे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना और जीडीपी को लेकर के मोदी सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक चार्ट शेयर करते हुए कहा है कि ये मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें देश कोरोना मृत्यु दर में सबसे आगे, जीडीपी दर में सबसे पीछे है। राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आरबीआई के द्वारा एक बैंक पर बैन लगाने पर भी उन्होंने सरकार से सवाल किया था। राहुल गांधी ने कहा कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी, ये विकास है या फिर विनाश। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने कुछ एशियाई देशों के जीडीपी ग्रोथ रेट के चार्ट को यहां पर शेयर किया है। इनमें चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार समेत 14 देशों के नाम शामिल हैं। इसमें भारत सबसे पीछे है। भारत की जीडीपी -10.3% है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 0.4% है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जीडीपी और कोरोना के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर का नीतीश कुमार पर प्रहार, बोले यह कठपुतली सरकार है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कितने दिन चलेगी ये सरकार। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि नई सरकार में नीतीश कुमार की कुछ भी नहीं चल रही है और सभी काम बीजेपी ही कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नई सरकार में उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री नीतीश कुमार की मर्जी के नहीं है। तारिक अनवर ने नीतीश सरकार के भविष्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह कठपुतली सरकार है और यह कब तक चलेगी यह कहना काफी मुश्किल है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें। आरएसएस ऐसा भारत चाहता है जहां एक धर्म और पहचान सर्वोच्च हो, ये यहाँ पर कहना है एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि संघ ऐसा भारत चाहता है जहां एक धर्म और पहचान ही सर्वोच्च हो। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने ट्वीट किया, संविधान व्यक्तिगत गरिमा, विविधता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। जब संघ संविधान की सराहना करता है तो वह इन आवश्यक मूल्यों की कभी बात नहीं करता है, क्योंकि वह ऐसा भारत चाहता है जहां एक धर्म और पहचान सर्वोच्च हो। यह हमारे संस्थापकों की दृष्टि बराबर और सिर्फ भारत के विपरीत ध्रुवीय है। यह यहाँ पर ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। एमआई ने बेचे 50 लाख फोन, तो रवीश कुमार ने गोदी मीडिया पर मारा है ताना और साथ ही मोदी सरकार पर भी साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चले, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने त्योहारी सीजन में चीनी सामानों के कथित बहिष्कार की अपील के बावजूद भारत में इसके उत्पाद की रिकॉर्ड बिक्री पर गोदी मीडिया को निशाने पर लिया है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया है, जो घरेलू सामान की खरीद को लगातार बढ़ावा देती रही है।
दरअसल दोस्तों रवीश कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा है कि चीनी मोबाइल फोन कंपनी का भारत में धंधा अच्छा चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि गोदी मीडिया ने जनता को मूर्ख बनाया है। राजनीतिक दल के साथ मिलकर चीन को लेकर जनविरोध का ड्रामा किया गया, डिबेट की गई ताकि सरकार से सवाल करने वाले दूसरे मुद्दों पर पर्दा डाला जा सके। तो वहीं रवीश कुमार ने आगे कहा है कि सरकार ने भी कह दिया कि चीन से आयात बंद कर रहे हैं, अब चीन के सामानों की खैर नहीं। इन सब के बीच यह खबर चुपके आकर चली जाती है कि चीनी कंपनी ने 50 लाख स्मार्टफोन बेच लिए, दिवाली पर भी धंधा चोखा रहा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, दरअसल उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट के साथ चीनी मोबाइल फोन से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट भी यहां पर शेयर किया है। बिजनेस लाइन की खबर के अनुसार त्योहारी सीजन में एमआई ने भारत में 50 लाख स्मार्टफोन बेच डाले। इसके अनुसार शाओमी के एमआई इंडिया ने mi.com, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर 50 लाख स्मार्टफोन बेचे। इसी पूरे मामले पर रवीश कुमार ने गोदी मीडिया और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह पर कमेंट से बवाल, ओबामा पर एफआईआर के लिए कोर्ट में अर्जी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोर्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने लालगंज दीवानी कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। यह परिवाद ओबामा की किताब से जुड़ा है। इस पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। आप लोगों को बताते चले, ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने कहा है कि बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के बारे में जो कुछ भी कहा है वो अपमानजनक और देश की संप्रभुता पर हमला है। इन नेताओं के लाखों करोड़ों समर्थक हैं जो आहत हुए हैं। अगर वो सड़क पर उतर आए तो अराजकता पैदा हो सकती है, इसलिए ओबामा के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, राजनीति में इस बलिदान को लिखने के लिए स्याही कम पड़ जाएगी। बिहार में जेडीयू को सीएम पद देने पर शिवसेना का तंज। आप लोगों को बताते चले, बिहार में बीजेपी की ज्यादा सीटें आने के बाद भी तीसरे नंबर पर रही जेडीयू के नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर शिवसेना ने यहां पर तंज कसा है। अपने मुखपत्र सामने में शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी को बिहार में बलिदान करना पड़ा, तीसरे नंबर पर रही जेडीयू को सीएम का पद देना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना के साथ ऐसा करने से इनकार कर दिया था। शिवसेना ने आगे कहा कि बीजेपी के इस बलिदान को लिखने के लिए स्याही कम पड़ जाएगी। ये यहाँ पर शिवसेना ने तंज कसा है बीजेपी पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, यूपी उपचुनाव में झटके के बाद अखिलेश यादव ने बदला है अपना दांव, परिवार को एक कर मूल वोट बैंक वापस लाने में जुटे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाल में आए उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब अपने मूल वोट बैंक वापस लाने की ओर जुट गए हैं। इसी कारण उनकी ओर से चाचा शिवपाल यादव को सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री बनाने की बात कही गई है। अखिलेश यादव की यह पहल परिवार को एक करके अपने मूल वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश की ओर संकेत दे रही है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।